स्क्रीन नज़र आ रही है सबको? जी सर। चलो, तो ये स्टार्ट है हमारा। हम पढ़ेंगे आज मेजर ऑफ डिस्पर्शन, मूवमेंट्स, स्क्यूनेस एंड प्रोसेस। मेजर ऑफ डिस्पर्शन क्या होती है? देखें, समटाइम्स व्हेन टू आर मोर डिफरेंट डेटा सेट्स आर टू बी कंपेयर्ड यूजिंग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर एवरेज, वी गेट द सेम रिजल्ट। मसलन हम दो डेटा सेट लें, ये हो सकता है कि उनमें वैल्यूज़ मुख्तलिफ हों लेकिन उनका एवरेज सेम आ जाए। एज एन एग्जाम्पल, ये एक डेटा सेट दिया हुआ है बैट्समैन ए का 30, 91, 0, 64, 42, 80, 35, 117, 71, और नीचे डेटा सेट दिया हुआ है 53, 46, 48, 50, 53, 58, 67, 57 और 52। अगर आप इन दोनों का एवरेज निकालेंगे तो वो 53 आएगा, ऊपर वाले डेटा सेट का भी और नीचे वाले डेटा सेट का भी। दोनों का एवरेज जो है वो 53 आएगा। कंसिडर द रन क्रॉस्ड बाय टू बैट्समैन इन देयर लास्ट 10 मैचेस। ये 10 मैचेस में जो रन उन्होंने बनाए, ये उनको रिकॉर्ड किया हुआ है बैट्समैन ए ने और बैट्समैन बी ने। अब अगर इन बैट्समैन ए और बैट्समैन बी दोनों का आप मीन लें या एवरेज लें तो वो 53 आएगा। मीन सेम आएगा दोनों डेटा का। कैन वी से दैट द परफॉर्मेंस ऑफ टू प्लेयर्स इज सेम? अगर हम स्कोर को देखें तो क्या हम कह सकते हैं कि दोनों की परफॉर्मेंस जो है वो सेम है? मसलन अगर आप इस डेटा को रियल लाइन पे प्लॉट करें, बैट्समैन ए का जो डेटा है वो बताएगा कि काफ़ी स्कैटर्ड है डेटा, फैला हुआ है। कभी वो कम स्कोर बना रहा है, कभी मीडियम लेवल पे आ रहा है, कभी वो बहुत अच्छा स्कोर कर रहा है। लेकिन बैट्समैन भी कंसिस्टेंट है, वो अबाउट 40 टू 60 के दरमियान में सारे स्कोर्स बना रहा है। तो दोनों की परफॉर्मेंस अगर पूछी जाए सेम है, इसका आंसर होगा नो। कैन वी से दैट द परफॉर्मेंस ऑफ टू प्लेयर्स इज सेम? क्लियरली नो, बिकॉज the variability in the score of batsman A is from 0 to 117, whereas the variability of the runs scored by batsman B is from 46 to 60. 46 से 60 के दरमियान जो है बैट्समैन बी का स्कोर वेरी कर रहा है, और 0 से 117 के दरमियान जो है वो बैट्समैन ए का स्कोर वेरी कर रहा है। तो उनकी परफॉर्मेंस जो है वो सेम नहीं है। तो मीन हमेशा आपको पूरी पिक्चर दिखाएगा, इसका आंसर है नहीं। हमें डिस्पर्शन भी चाहिए ताकि हम देख सकें कि परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है वो कैसा है। वी कैन सी द डॉट कॉरस्पॉन्डिंग टू बैट्समैन बी आर क्लोज टू ईच अदर। बैट्समैन बी के जो डॉट्स हैं वो क्लोज टू ईच अदर है, नज़र आ रहा है ग्राफ में, ठीक है। एंड इज क्लस्टरिंग अराउंड द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यानी मीन के अबाउट क्लस्टर हुए हुए हैं, इकट्ठे हुए हुए हैं, जबकि ये मीन के अबाउट इकट्ठे नहीं हुए हुए बैट्समैन ए का जो स्कोर। while those corresponding to batsman A are scattered, are more spread out, ज़्यादा फैले हुए हैं। Thus, the measure of central tendency are not sufficient to give complete information about the given data. तो मीन जो है या मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो है या एवरेज जो है वो आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन डेटा के अबाउट नहीं दे पा रही। डिस्पर्शन थोड़ा बेहतर इम्प्रूव कर रही है डिसीजन लेने में। इन सच अ सिचुएशन द कंपैरिजन बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। We therefore need some additional information for comparison. तो हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए कंपैरिजन की, जिसको हमने डिस्पर्शन अबाउट मीन कहा है या डिस्पर्शन अबाउट एवरेज कहा है। तो डिस्पर्शन की डेफिनेशन क्या है एग्जैक्टली? द वेरिएबिलिटी या स्प्रेड फैलाव उसका दैट एग्जिस्ट्स बिटवीन द वैल्यू ऑफ द डेटा इज कॉल्ड डिस्पर्शन। जो वैल्यूज ऑफ द डेटा के दरमियान होता है उसको डिस्पर्शन कहते हैं। इसको आप यूं भी कह सकते हैं, द एक्सटेंट टू विच द ऑब्जर्वेशंस आर स्प्रेड अराउंड एन एवरेज इज कॉल्ड डिस्पर्शन आर स्कैटर। इसको डिस्पर्शन या स्कैटर भी कहते हैं। As we know that there are quite a few ways of measuring the central tendency of data set, that is arithmetic mean, geometric mean, harmonic mean, mod and median। ये सेंट्रल टेंडेंसी के पैरामीटर्स हैं। अर्थमेटिक मीन आप नंबर्स को जमा करें और उनकी तादाद पे तकसीम करें, ये अर्थमेटिक मीन है। ज्योमेट्रिक मीन आप नंबर्स को मल्टीप्लाई करें और उनकी पावर, अगर 3 नंबर है तो पावर 1/3 लें, 4 नंबर है तो पावर 1/4 लें, ये ज्योमेट्रिक मीन है। हार्मोनिक मीन आप रेसिप्रोकल्स लें और उनकी एवरेज ले लें। मॉड ऐसी वैल्यू जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हो, मतलब एक वैल्यू है जो ज़्यादा रिपीट हो रही है डेटा में,
वो मॉड है। मीडियन वो वैल्यू जिसके दोनों तरफ इक्वल नंबर ऑफ डेटा सेट पॉइंट्स होंगे। मसलन आपके पास 11 डेटा सेट हैं, तो एक वैल्यू ऐसी होगी अगर आप उसको ऑर्डर करेंगे जिसके लेफ्ट पे भी 5 होंगे, राइट पे भी 5 होंगे, तो उसको मीडियन कहेंगे। लेकिन ये सारे सेंट्रल टेंडेंसी की मेजर्स हैं, ठीक है, इसका डिस्पर्शन से कोई ताल्लुक नहीं, सेंट्रल टेंडेंसीज की मेजर्स हैं। Similarly, we have different ways of measuring and comparing the dispersion of the distribution. There are two important types of measures of dispersion. Maslan, types of measures of dispersion. There are two types of measure of dispersion: absolute measure of dispersion and relative measure of dispersion. अब एब्सोल्यूट और रिलेटिव में क्या फ़र्क होता है, आगे जब कैलकुलेशन हम करेंगे तो वो आप आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे। फिलहाल सिर्फ थोड़ा थ्योरेटिकल बैकग्राउंड। एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन, एन एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन मेजर्स द वेरिएबिलिटी इन टर्म्स ऑफ द सेम यूनिट ऑफ द डेटा। अच्छा, जैसे किलोग्राम्स में डेटा है, तो ये जो मेजर हो का वैल्यू आएगी, एब्सोल्यूट मेजर जो आएगी वो भी किलोग्राम में आएगी। रुपीज़ में है तो वो रुपीज़ में आएगी, मीटर्स में है तो मीटर्स में आएगी, एटसेट्रा। कौन कौन सी एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन है? रेंज, कि डेटा की वैल्यू किस कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ पे ख़त्म हो रही है। ऊपर हमने जो डेटा डिस्कस किया है उसमें जो रेंज है वो है 0 से लेके 117 तक और 46 से लेके 60 तक, ये रेंज है। अच्छा, रेंज के बाद है क्वार्टाइल डिवीजन एंड सेमी इंटरनल क्वार्टाइल रेंज। आगे हम इसके फार्मूलाज पढ़ेंगे ये क्या होते हैं। एवरेज डेविएशन और मीन डेविएशन, मीन से कितना डिफरेंस है डेटा का, ये भी हम देखेंगे। आगे फार्मूला क्या है, किस तरह कैलकुलेट होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होती है, ये भी हम कैलकुलेट करेंगे और इसके भी फार्मूलाज आ गया। तो 4 किस्म की एब्सोल्यूट मेजर्स है। रिलेटिव मेजर क्या होती है? A relative measure of dispersion compares the variability of two or more data that are independent of the unit of measurement. अब यहाँ आ गया कि इंडिपेंडेंट ऑफ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट एक ऐसा इंडेक्स है रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन जिसको हम यूज करेंगे कंपैरिजन करने के लिए बिटवीन टू डेटा। इन अदर वर्ड्स, a relative measure of dispersion expresses the absolute measure of dispersion relative to the relevant average and multiplied by 100 many times. तो ये हम कैसे निकालते हैं, उसके लिए थोड़ा सा रिव्यू दिया उसने कि हम एक्सप्रेस करते हैं एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन को इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव एवरेज, और फिर हम उसको 100 से मल्टीप्लाई करके बताते हैं। जैसे रिलेटिव डिस्पर्शन कैसे निकालते हैं, जो आपने एब्सोल्यूट डिस्पर्शन निकाली है उसको आप एवरेज से डिवाइड कर दें और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास रिलेटिव डिस्पर्शन आ जाएगी। जैसे रेंज है, रेंज को आप क्या करेंगे, एवरेज से डिवाइड कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। रेंज के अलावा एवरेज डेविएशन है, उसको आप एवरेज से डिवाइड करेंगे, या मीन डेविएशन है उसको आप एवरेज से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, या स्टैंडर्ड डेविएशन है उसको आप एवरेज से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपके पास रिलेटिव डिस्पर्शन आ जाएगी। अच्छा, the common relative measure of dispersions are coefficient of dispersion or coefficient of range, coefficient of quartile, coefficient of mean deviation, coefficient of standard deviation। ये सारे कोफिशिएंट्स भी आगे हम डिफरेंट फार्मूलाज के जरिए आपको कैलकुलेट करना सिखाएंगे। कोफिशिएंट ऑफ रेंज कैसे निकालते हैं? सबसे पहले रेंज कैसे निकालते हैं? रेंज निकालने का तरीका ये है कि आप मिनिमम वैल्यू एक्स नॉट ले लें और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो एक्स एम ले लें। एक्स एम माइनस एक्स नॉट की जो वैल्यू आएगी उसको रेंज कहा जाएगा। तो जो यूनिट डेटा का होगा रेंज का वही यूनिट। ये है रेंज का फार्मूला। कोफिशिएंट ऑफ रेंज और कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन, ये कैसे निकालते हैं? आप इस आर को न्यूमिनेटर में रखेंगे और डिनोमिनेटर में इन दोनों का वैल्यूज का सम रखेंगे, तो जो वैल्यू आपके पास आंसर आएगा वो कोफिशिएंट ऑफ रेंज होगा। जैसे ये एक हमारे पास डेटा सेट है 45, 32, 37, 46, 39, 36, 41, 48 और 36। तो हमने अगर रेंज निकालनी है तो इसकी सबसे छोटी वैल्यू को एक्स नॉट रखेंगे, वो है 32, और इसकी सबसे बड़ी वैल्यू को हम एक्स एम रखेंगे, वो है 48। तो रेंज निकलेगी 48 माइनस 32, आर इज इक्वल टू 16 मार्क्स एज पर यूनिट। ये मार्क्स हैं
आर के साथ मार्क्स आएंगे 16 मार्क्स। कोफिशिएंट ऑफ रेंज ये है कि हमने ये रेंज निकाली है, इसको हम न्यूमरेटर में रखेंगे और 32 प्लस 48 जो सम है वो नीचे रखेंगे। तो हमारे पास जो इसका इस फ्रैक्शन का आंसर आएगा वो आएगा 0.2। ये जो 0.2 आए ये कोफिशिएंट ऑफ रेंज है। जितना ज़्यादा ये कम होगा उतना डेटा जो है क्लोज होगा, जितना ज़्यादा होगा ये वैल्यू बढ़ती जाएगी, 1 के करीब होती जाएगी, उतना डेटा जो है ये हमारे पास वेरी करता जाएगा, फैलता जाएगा। क्वार्टाइल डिवीजन और सेमी क्वार्टाइल रेंज ये होते क्या हैं, इसको आप डिस्कस करते हैं। हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द अपर क्वार्टाइल एंड लोअर क्वार्टाइल इज कॉल्ड द सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज और क्वार्टाइल डिफरेंस। अब क्वार्टाइल क्या होता है? क्वार्टाइल ये होता है कि आप किसी भी डेटा का 1/4 पॉइंट कौन सा है, वो फोर्थ क्वार्टाइल है। 2/4 पॉइंट कौन सा है, यानी 1/2, वो मीन है। 3/4 क्वार्टाइल कौन सा है, वो है कि अगर हम डेटा के 4 हिस्से करें तो चौथा हिस्सा कहाँ से स्टार्ट होगा। क्वार्टाइल मीन्स वो पोजीशन डेटा की, जैसे Q3 लिखा है ये थर्ड क्वार्टाइल है, तीसरा क्वार्टाइल। 3/4 कह लें अगर डेटा के मैंने 4 हिस्से किए, तो Q1 क्या है, पहला क्वार्टाइल 1/4। Q2 क्या होगा, 2/4 मीन। तो ये क्वार्टाइल होते हैं, ये भी वैल्यूज होंगी कि डेटे की 1/4 पोजीशन पे कौन सी वैल्यू है, 2/4 पे कौन सी है, 3/4 पे कौन सी है, तो ये क्वार्टाइल होगा। तो हम क्या करते हैं कि क्वार्टाइल डेविएशन निकालनी अगर आपने हो तो तीसरा क्वार्टाइल और पहला क्वार्टाइल, इसके डिफरेंस को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये एवरेज आपके पास जो है वो आ जाएगी। अच्छा, आपने इसका कोफिशिएंट निकालना हो, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन, तो पहले और तीसरे क्वार्टाइल का डिफरेंस जो है वो आप डिनोमिनेटर में रखेंगे और फिर इनका सम जो है वो न्यूमरेटर में रखेंगे। आगे हम एग्जांपल करेंगे कि हम ये क्वेश्चन यानी ये प्रॉब्लम कैसे करेंगे इसकी। अब जैसे हमारे पास ये डेटा सेट है जिसको हमने पहले भी देखा, क्वार्टाइल डिवीजन अगर हमने निकालनी तो एन हमारे पास कितना है, 9 इज ऑड, देन वी यूज ऑड केस फार्मूला। तो ऑड केस फार्मूले के लिए Q1 निकालना है n/4 प्लस 1 फोर्थ स्टूडेंट, मार्क ऑब्टेन्ड बाय n/4 प्लस 1 स्टूडेंट। तो n/n क्या है, 9, 9/4 क्या बनेगा, 9/4 ये बनेगा 2.25 प्लस 1 इज 3.25। तो 3.25 का ब्रैकेट फंक्शन 3 आएगा, तो तीसरा स्टूडेंट जो है वो उसके मार्क्स जो है वो फर्स्ट क्वार्टाइल है। ठीक है, तीसरा स्टूडेंट के मार्क्स जो है वो फर्स्ट क्वार्टाइल होगा। इसी तरह Q3 हम निकालेंगे, ये फार्मूलाज वेल नोन है बुक्स में। अब यहाँ पे अगर हम इसको ऑर्डर करें डेटा को तो 36 जो है वो तीसरा नंबर हमारे पास आएगा। 32 के बाद n/4 कितना, 2 आएगा, सॉरी सेकंड वाला। तो सेकंड वैल्यू जो है वो 36 आ जाएगी। ठीक है, 36 आ जाएगी और दूसरी साइड से जो है सेकंड वैल्यू वो 45 आएगी। तो 36 और 45, क्योंकि सबसे बड़ी वैल्यू 46 है और इसके बाद पीछे 45, तो सेकंड वैल्यू यहाँ से Q3 जो है वो 45 है। तो 45 माइनस 36 डिवाइडेड बाई 2, ये क्वार्टाइल डिवीजन है। 4.5 मार्क्स जो है ये एवरेज या क्वार्टाइल डिवीजन जो है 4.5 मार्क्स। अभी इस फार्मूले के जरिए अगर हमने कोफिशिएंट निकालना है तो इन्हीं दो वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए यहाँ पुट करके 45 माइनस 32 डिवाइडेड बाई 45 प्लस 32, ये आपके पास 0.11 आंसर आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन जो है। सर कुछ बच्चों को एडमिट कर दें सर। हाँ, एक ही बच्चा, ठीक है, ठीक है। कैलकुलेट क्वार्टाइल डिवीजन एंड आपने कोफिशिएंट। भी ये जो ऊपर करवाया है ना क्वार्टाइल वाला, ये एक दफा जी जी, दोबारा रिपीट कर दें प्लीज। सवाल करें बेटे, मैं आपको आंसर करूंगा ना, अब तो मैं ये ना रिपीट। समझ नहीं आई कि मतलब हमने इसमें ऊपर तो हमें सिंपली समझ आ गई थी कि हमने हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू को प्लस करना है और फिर वो करना है रेंज में, और इसके बाद हाँ सब फिर हमने इसमें
थर्ड वैल्यू और पहली वैल्यू ये वाला जरा अच्छा, सही से। ये फार्मूला कह रही है कि Q1 कैसे निकाला। हाँ जी सर। ओके, आपका क्वेश्चन ये है कि Q1 हमने कैसे निकाला। देखें, आप क्वार्टाइल्स को अलग से देख भी सकते हैं कि इसके फार्मूलाज क्या हैं। मैं बताता हूँ कि ये डिपेंड करता है कि डेटे में कितने पॉइंट्स हैं। यहाँ डेटा सेट जो है उसमें 9 पॉइंट्स हैं। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। ओके, तो यहाँ हम लिखेंगे 9, n की जगह पे 9 लिखेंगे। 9/4 क्या आता है जी? 2.25, हाँ या ना? जी 2.25 प्लस 1 क्या आएगा? 3.2। 3.25। 3.25 कोई पोजीशन नहीं है हमारे पास। एग्रीड और नॉट? एग्रीड। मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 3.25 फिफ्थ स्टूडेंट, ऐसा कोई स्टूडेंट हमारे पास है ही नहीं। एग्रीड? यस सर। तो हम क्या करेंगे, हम इस डेटा सेट को अरेंज करेंगे। सबसे छोटी वैल्यू आएगी 32, हाँ या ना? यस। फिर कौन सी वैल्यू आएगी 32 के बाद? 36। 6। फिर कौन सी वैल्यू आएगी दोबारा? 36। यस। एग्रीड और नॉट? एग्रीड। एग्रीड। तो हम 32, 36, 36, फिर 37, फिर 39, फिर 41, फिर 45, फिर 46, फिर 48 लिखेंगे, हाँ या ना? यस सर। जी सर। तो हमारा आंसर आया था मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय थर्ड स्टूडेंट। 3.25 को हम 3 लिखेंगे ना, थर्ड स्टूडेंट। यस। ब्रैकेट फंक्शन का मतलब है डेसिमल को उड़ा दो। 3.25, ये जो बड़ी ब्रैकेट लगी हुई है ना, इसका यस मतलब सर। है कि आप 2.25 को उड़ा दो, तो थर्ड वैल्यू लेनी है, तीसरी वैल्यू। तो यहाँ जब हम अरेंज कर रहे थे तो 32, 36 और 36, तो तीसरी वैल्यू 36 आई थी। यस सर। तो हमने पहला क्वार्टाइल ले लिया 36। एग्रीड? यस। ओके, अब आते हैं 45 कैसे आया। अब आप अरेंज करने के बाद ऊपर से शुरू हो जाए, आखिरी वैल्यू से। आखिरी वैल्यू क्या थी सबसे बड़ी? 46। यस। फिर उससे छोटी वैल्यू कौन सी है? सबसे बड़ी वैल्यू है 48, फिर 46 है, फिर 45 है, हाँ या ना? यस सर। तो राइट से भी तीसरी वैल्यू 45 बनती है, हाँ या ना? बिल्कुल सर। तो फर्स्ट क्वार्टाइल 36 और थर्ड क्वार्टाइल 45। एनी क्वेश्चन? नो सर, आगे समझ। बेटे आप जिसने क्वेश्चन किया था, आवाज आ रही है बेटे? ये बच्ची कहाँ गायब होगी सवाल करके? मे भी सर कोई नेटवर्क इशू हो सकता है। अच्छा चलें, ठीक है, चलें, समझ आ गई है आप लोगों को। ओके जी सर। ओके ओके, ठीक। इसी तरह ये क्वार्टाइल्स हम यहाँ भी निकालेंगे। कैलकुलेट क्वार्टाइल डिवीजन एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन फॉर कंटिन्यूस ग्रुप डेटा। कंटिन्यूस ग्रुप डेटा का मतलब है कि हम कितनी वैल्यूज जो है इस एरिया में से ले रहे हैं, कितनी वैल्यूज इस एरिया में से ले रहे हैं, कितनी वैल्यूज इस एरिया में से ले रहे हैं, और टोटल हमारे पास वैल्यूज कितनी है। ये हमारे पास जब बहुत ज़्यादा वैल्यूज होती हैं तो फिर हम सारी वैल्यूज को अलग अलग ट्रीट नहीं करते, ग्रुप में ट्रीट करते हैं। अच्छा, 29.5 और 39.5 के दरमियान जो वैल्यूज़ हैं उनका मिड पॉइंट ये है 34.5, और 8 वैल्यूज़ ऐसी हैं जो इस डेटा के दरमियान में है, और उनकी फ्रीक्वेंसी ज़ाहिर है फिर 8 है। 8 की फ्रीक्वेंसी जो है वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 8। अब आ जाएं इस डेटा के दरमियान, इस इंटरवल के दरमियान जो वैल्यूज़ हैं उनका मिड पॉइंट है 44.5, और उनकी फ्रीक्वेंसी यानी उनकी तादाद है 87। अब 87 में 8 जमा करें, कितना आएगा? 95। तो 95 इसका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। पहले टेबल को समझें, फिर हम कैलकुलेशंस की तरफ आएंगे। आगे है 49.5 और 59.5। इस इंटरवल के दरमियान जो वैल्यूज़ हैं उनका मिड पॉइंट जो है वो 54.5 है, और ये 190 वैल्यूज़ हैं। तो 190 में आप ऊपर वाली दोनों वैल्यूज जमा करें, यानी 95 जमा करें, यू विल गेट 285। तो ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई।
तो ये हम हर लाइन में डेटा सेट बता रहे हैं कौन सा है, उसका मीन क्या है या मिड पॉइंट वैल्यू क्या है, और उसमें कितने फ्रीक्वेंसी उसकी क्या है, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, ये सारा हमने टेबल बना के आपको बता दिया। तो टोटल फ्रीक्वेंसी जो होती है उतने उतने डेटा सेट के एलिमेंट्स हैं। टोटल फ्रीक्वेंसी ये है, तो इसका मतलब डेटा सेट इतने एलिमेंट्स का है। पहले हमने 8 वैल्यूज ली, फिर 87, फिर 190, फिर 304, फिर 211, फिर 85, फिर 20। टोटल हमने कितनी वैल्यूज ली? 905 वैल्यूज। अब ये फार्मूला फ्रीक्वेंसी के लिए चेंज हो जाएगा। पहले क्वार्टाइल का फार्मूला ये था डेटा सेट के लिए, अब क्वार्टाइल का फार्मूला चेंज हो जाएगा फ्रीक्वेंसी के लिए। Q1 का फार्मूला ये रहेगा L प्लस एच ओवर एफ एन बाई 4 माइनस सी। L प्लस एच ओवर एफ एन बाई 4 माइनस सी। एफ जो है वो फ्रीक्वेंसी है और सी कांस्टेंट वैल्यू है। एन आपके पास नंबर ऑफ वैल्यूज है 905 जैसे है, और एच इसके पास ये हमारे पास जो है वो एच डिस्टेंस होगा। तो अगर हम ये वैल्यूज उठा के यहाँ पुट करेंगे, व्हाट वी विल गेट 56.40, ये मार्क्स हमारे पास आ जाएंगे। एन की जगह अगर मैं 3n पुट कर दूंगा तो मेरे पास थर्ड क्वार्टाइल आ जाएगा। एन की जगह अगर मैं 2n पुट कर दूंगा तो सेकंड क्वार्टाइल आ जाएगा। तो होता क्या है, ये देखना होता है कि छोटी वैल्यू से चौथे 1/4 पॉइंट पे कौन सी वैल्यू है, वो ये है अप्रोक्सीमेटली, और बड़ी वैल्यू से पीछे 3/4 वैल्यू कौन सी है, वो देखना होता है हमें कि वो कौन सी है। 73.76 मार्क्स, ये हमारी 3/4 वैल्यू है और ये हमारी 1/4 है। ये दो क्वार्टाइल्स हमने निकाले। इसी से आप दोनों चीज़ें निकाल सकते हैं। आप ये भी निकाल सकते हैं क्वार्टाइल डिवीजन क्या है, इससे आप कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन भी निकाल सकते हैं। तो क्वार्टाइल कैसे निकालने ये बताया गया, बाकी दोनों चीज़ें आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट फार्मूलाज है मीन एब्सोल्यूट डिवीजन और मीन डिवीजन या एवरेज डिवीजन। डेविएशन जो है वो हमने देखनी है, मीन हो, मीन एब्सोल्यूट डेविएशन हो क्या होती है, मीन डेविएशन क्या होती है, और एवरेज डेविएशन जो है वो क्या होती है। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन जो है वो किस तरह डेविएशन हम कैलकुलेट करेंगे, हम हर वैल्यू को में से माइनस करेंगे मीन को और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, उन सबको जमा कर लेंगे और जमा करने के बाद उनकी तादाद की तकसीम कर देंगे, तो हमारे पास मीन डेविएशन आ जाएगी। अब ग्रुप डेटा हो फिर हम ऐसे नहीं निकालेंगे, फिर हम ये जो हमने एब्सोल्यूट वैल्यू ली इसके साथ फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करेंगे। ये फर्क है सर। ग्रुप डेटा कौन सा होता है, ये जो हमने टेबल किया ये ग्रुप डेटा, हमने टेबल प्रोजेक्ट किया ये ग्रुप डेटा नहीं है, ये सिंगल डेटा। अगर डेटा इस तरह गिवन हो, सिंगल डेटा हो, ग्रुप ना हो, तो फिर हम फार्मूला ये वाला यूज करेंगे, ये वाला। और अगर हमारे पास इस तरह डेटा हो जिस टेबल में ग्रुप डेटा, तो फिर हम फार्मूला ये वाला यूज करेंगे। फिर इसमें फ्रीक्वेंसी का एक अमल दखल होगा, फ्रीक्वेंसी यूज हुआ करेगी। अच्छा, डेविएशन फ्रॉम मीडियन, मीडियन से मीन डेविएशन, जहां हमने मीन लिखा है एक्स बार वहां पे मीडियन आ जाएगा, सिर्फ कोई फर्क नहीं है फार्मूला में। मीन डेविएशन निकालनी है तो एक्स बार यानी मीन लिखा जाएगा, और मीडियन डेविएशन निकालनी है तो एक्स बार नहीं आएगा बल्कि उसकी जगह उसका मीडियन जो भी वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी मीडियन की। Coefficient of mean deviation, the coefficient of mean deviation is relative measure of dispersion and is, ये फार्मूला है। मीन डेविएशन जो इस टेबल के जरिए हम निकालेंगे, चाहे चारों में से कोई एक हो उसको ऊपर रखेंगे और मीन से इसको तकसीम कर देंगे तो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन आ जाएगा, ठीक है। और मीडियन डेविएशन का जो कोफिशिएंट है वो हम यहाँ टेबल से मीडियन डेविएशन निकालेंगे और उसको मीडियन से डिवाइड कर देंगे, तो मीडियन डेविएशन आ जाएगा, ठीक है। इसकी एग्जांपल्स करते हैं। ये हमारे पास एक डेटा सेट है जो ग्रुप नहीं है और एक डेटा सेट है जो ग्रुप है, तो हम ग्रुप जो नहीं है वो और जो ग्रुप है वो दोनों के लिए ये कैलकुलेशन करेंगे। तो पहले हम इसके लिए करते हैं 42, 30, ये वही डेटा सेट है जो आप पहले देखते हैं। इसके लिए तरीकाकार, पहले मीन निकालेंगे एक्स बार। उसका तरीका ये है जो आपने पढ़ा कि सारी वैल्यूज़ को सम अप करें और उनको उनकी तादाद पे तकसीम करें। तो ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं सारी ये हम जमा करेंगे और इनको तकसीम करेंगे 9 पे। ये उसने किया, आंसर आया 40, तो मीन इसका आ गया 40। मीडियन निकालने का तरीका ये है, चूंकि ये 9 वैल्यूज़ हैं
तो n+1 डिवाइडेड बाई 2, ये जो वैल्यू होगी ये मीडियन होगी, सेंटर वाली वैल्यू, जिसके लेफ्ट साइड पे भी 5 वैल्यूज होगी, 4 वैल्यूज होंगी, और राइट साइड पे भी 4 वैल्यूज होंगी, वो है 39। तो इसका मीन 40 है लेकिन इसका मीडियन 39 है। तो हम पहले मीन डेविएशन निकालेंगे। मीन डेविएशन का तरीका है एक्स आई माइनस एक्स बार का एब्सोल्यूट वैल्यू, इसको सम अप कर लेना है और डिवाइड कर देना है एन से। तो जब हम x माइनस एक्स बार की एब्सोल्यूट वैल्यू को जमा करते हैं वो 40 आती है। कैसे करना है, आप क्या करेंगे, आपका x बार क्या है 40, 40 को आप 45 माइनस 40 करेंगे तो 5 आ जाएगा, फिर 32 माइनस 40 करेंगे तो वो आएगा -6, -6 की एब्सोल्यूट वैल्यू 6 होती है, तो नेगेटिव उड़ा देना है हमेशा। तो यहाँ आंसर 5 आया, यहाँ 6 आया, 5 + 6 11, फिर यहाँ आंसर आ गया 3, 11 + 3, 11 + 3 जो है वो 14 हो गया, फिर यहाँ 46 में से 40 माइनस किया तो 6 आ गया, ठीक है। 14 + 6 ये 20 हो गया, फिर 39 माइनस 40 1 आ गया, 21 हो गया, यहाँ पे 36 माइनस 40 4 आ गया, ठीक है। तो ये 25 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, 26 हो गया, यहाँ पे फिर 8 ऐड हो गया, ठीक है। तो करते करते ये जब हम सम करेंगे उसको सारे को तो वो आएगा हमारे पास 40/9, ठीक है। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 4.4 मार्क्स जो है ये मीन डेविएशन आ गई हमारे पास। मीन से डेविएट डेटा कितना कर रहा है। अच्छा, मीडियन से डेविएट कितना कर रहा है, मीडियन हमारा 39 है, जहां हमने मीन पुट किया है वहां हमने मीडियन पुट कर देना है और मीडियन डेविएशन निकाल लेंगे। तो मीन डेविएशन निकालने का तरीका ये है, मीडियन डेविएशन निकालने का तरीका ये है, सिंपल। अब आते हैं इन फार्मूलाज की तरफ कि कोफिशिएंट्स कैसे निकालने हैं, मीन डेविएशन और मीडियन डेविएशन की कोफिशिएंट्स कैसे निकालने। हमारे पास मीन डेविएशन 4.4 है, हम इसको मीन से डिवाइड कर देंगे जो कि 40 है, 40 है। तो 4.4 को 40 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास मीन डेविएशन आ जाएगी। इसी तरह कोफिशिएंट ऑफ मीडियन डेविएशन जो है, इसमें ये जो कोफिशिएंट ऑफ मीडियन निकाला है 4.3, इसको हम डिवाइड कर देंगे 39 से, तो ये भी अप्रॉक्सीमेटली 0.11, ये मीडियन डेविएशन आ जाएगी। तो ये है जो सादा हमारे पास प्लेन डेटा सेट है, ग्रुप डेटा नहीं है, उसके लिए मीन और मीडियन निकालने का तरीका, और फिर मीडियन डेविएशन और मीन डेविएशन और मीडियन डेविएशन निकालने का तरीका, और फिर उनके कोफिशिएंट्स निकालने का तरीका। इसमें आपका कोई क्वेश्चन है बेटे तो कर लें, ताकि मैं फिर ग्रुप डेटा पे चला जाऊँ। क्लियर है सर। सर मीन डेविएशन और मीडियन डेविएशन एक दफ़ा रिपीट कर दें। सवाल करें बेटे आप मुझसे, रिपीट तो मैं वही चीज़ करूँगा जो मैंने अभी की। आप मुझसे क्वेश्चन करें, क्या नहीं समझ आया। सर मीन डेविएशन कैसे निकालते हैं वो समझ नहीं। मीन डेविएशन कैसे निकालते हैं। यस सर। अच्छा, मीन क्या आया है बताएं। 40 आया है, एग्रीड। यस सर। ओके, तो मैं डेटा सेट पे जाऊंगा और 45 माइनस 40 करूंगा, आंसर क्या आएगा 5। अच्छा, अगली दफ़ा फिर मैं 32 माइनस 40 करूंगा, आंसर क्या आएगा -8। वो माइनस उड़ा देना है, तो माइनस उड़ा देना है, 8 आ गया। ओके, एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेनी है ना। ओके सर। ओके, तो 5 + 8 कितना हुआ 13। 13, ठीक है। फिर 37 माइनस 40 3 आया। यस सर। तो अब जो आंसर पीछे आया हुआ था वो 14 था। 13 था सर। 13 + 3 कितना हुआ 16। तो ये 16 हो गया। इस तरह करते जाएंगे ऐड आखिरी वैल्यू तक। ओके, ओके सर। तो वो जो सम आएगा वो होगा 360। क्या आएगा, 360। सॉरी, सम आएगा 40। ओके सम आ सर। जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 9। ये आप सिंप्लीफाई करेंगे तो मीन डेविएशन आ जाएगी आपके पास। ओके सर। ओके, चलो मैं ये एज एन असाइनमेंट छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट जो हमारा लाइव लेक्चर होगा उसमें आप लोग
ये बेटे मुझे प्रेजेंट करेंगे कि ग्रुप डेटा में हम मीन डेविएशन कैसे निकालेंगे। जैसे ये एक टेबल बना हुआ है, इसमें ये ग्रुप है, इसका मिड पॉइंट ये है और फ्रीक्वेंसी ये है। मिड पॉइंट ये है, फ्रीक्वेंसी ये है, मिड पॉइंट ये है, फ्रीक्वेंसी ये है। इसमें हम एफ आई एक्स आई हर फ्रीक्वेंसी को उसके मीन या मिड पॉइंट से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 को 74.5 से करेंगे, ये आ जाएगा। 10 को 994.5 से करेंगे, ये आ जाएगा। 17 को 114.5 से करेंगे, ये आ जाएगा। तो ये एफ आई एक्स आई जो है ये नया कॉलम हमारे पास आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, एक्स माइनस एक्स बार जो मीन है वो निकालेंगे। अब हमारे पास जो ये डेटा हमें सेट गिवन है ये वाला, इसमें उसने एक्स बार हमें 40 कहा हुआ है डेटा सेट में, ठीक है। एक्स बार दिया हुआ है 40 उसने, तो वो हम उसको यूज़ करेंगे इसमें। एक्स माइनस एक्स बार 48 माइनस का आ रहा है, वैसे एब्सोल्यूट वैल्यू आनी है, यहाँ माइनस आना ही नहीं है, ठीक है, यहाँ माइनस नहीं आएगा, ये मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। -28 ये भी आपकी प्रिंटिंग मिस्टेक। ये आ कैसे रहा है, जाहिर है हम मीन को माइनस कर रहे हैं एक्स आई में से। एक्स आई ये है हमारे, और एक्स बार जो है वो 40 की है, उसको माइनस कर रहे हैं, ये चीज़ें आ रही हैं। ये हो सकता है वैल्यूज एग्जैक्ट ना आ रही हो, लेकिन बहरहाल एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब है माइनस नहीं आना। तो ये सारी वैल्यूज हमने निकाल ली। निकालने के बाद हमने ये जो वैल्यू है इसको एफ आई यानी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया। तो इस वैल्यू को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो ये हमारे पास एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार आ गया। तो बाय फार्मूला जो ग्रुप का है हमने पढ़ा, ग्रुप का फार्मूला, उसमें एफ ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार ये एब्सोल्यूट वैल्यू का सम ऊपर लिखना है और एन को नीचे लिखना है। तो ये हमारे पास इस टेबल में सम आ जाएगा सारा, ये सम आ जाएगा। सम को हमने एन पे डिवाइड करना है। एन पे डिवाइड करने का मतलब है सारी फ्रीक्वेंसी जितनी भी है उस पर डिवाइड करना है। तो सारी फ्रीक्वेंसी ये है 60 पे डिवाइड करना है, तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो ये आ जाएगा। ये हमारे पास मीन ऑफ दिस डेटा होगा। इसी तरह मीडियन निकालने का फार्मूला भी मौजूद है उधर टेबल में। मीडियन निकालने का ये फार्मूला है, तो इसी वैल्यू को हम 60 से डिवाइड करेंगे, मीडियन आ जाएगा। यहाँ एक्स बार था मीन डेविएशन निकालने के लिए, इसी तरह मीडियन निकालेंगे और मीडियन डेविएशन निकालने के लिए। फिलहाल उसने एक्स बार निकाला और मीन डेविएशन निकाली इस फार्मूले के लिए। मीन डेविएशन आ गई। आप कोफिशिएंट्स निकालना चाह रहे हैं मीन का, तो फिर उसको आप यानी ये जो आपने मीन डेविएशन निकाली है, इसी वैल्यू को आप मीन से डिवाइड कर देंगे। 122.5 से डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, ये वाला। तो जो भी वैल्यू आएगी वो आप यहाँ लिख देंगे। उसके लिए आपको ये ग्राम्स वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है, यूनिट लिखने की ज़रूरत नहीं है। वो इसने नहीं निकाला, वो आप निकाल सकते हैं। मैं लेक्चर को यहाँ स्टॉप कर रहा हूँ और अभी मीन डेविएशन, मीडियन डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ मीडियन डेविएशन तक का काम हमने किया है। इसमें अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस होंगे तो कर लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर जो है वो इंशाल्लाह हमारा होगा